मुझे अच्छे से याद है उस शाम को जो बारिश पड़ना शुरू हुई कि फिर रुकी ही नहीं। चारू जो उस समय 18 साल की थी, मुझसे ट्यूशन पढ़ने आया करती थी, अपने घर नहीं जा पाई थी। उसके पापा ने मुझे फोन करके कहा कि आज चारू आपकी मम्मी के पास ही रुक जाएगी, इधर आने का कोई रास्ता नहीं है और सुबह तक रास्ता साफ भी नहीं होगा, तो अच्छा होगा कि आप उसे वहीं रोक ले। मुझे ना जाने क्या हुआ, मैंने कह दिया ठीक है, पर मैं जानता था कि मम्मी तो आज घर है ही नहीं, वह तो शादी में गई हैं, अगर वह आना भी चाहे तो नहीं आ पाएंगी। मुझे पर तो भूत सा सवार हो गया, मेरे अंदर का जानवर चारू को देखकर उछल उछल कर बाहर आ रहा था। ना चाहते हुए भी मैंने चारू को यकीन दिलाया कि वह चिंता ना करे, पर वह मुझे जिस तरह से देख रही थी मुझे थोड़ा अजीब लगा। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि मेरी मम्मी घर पर है या नहीं। जब उसके पापा का फोन आया तो उसने झूठ बोल दिया कि आंटी घर पर ही है, आप चिंता ना करें, वह सुबह रास्ता साफ होने के बाद खुद ही आ जाएगी। चारू के आज रात मेरे साथ रुकने की बात सोच सोचकर मेरे शरीर में सिरहन सी दौड़ रही थी। वो मेरे पास से गुजरती, उसकी खुशबू मुझे पागल ही कर देती। चारू घर में ऐसे घूम रही थी जैसे यह उसी का घर हो। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। मैंने उसे अपनी बहन का कमरा दे दिया और बोला तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं तब तक कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। वह जब कपड़े चेंज करके रूम से बाहर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। उसने मरून कलर की नाइटी पहन रखी थी, उस पर लगी जली से उसका गोरा बदन बाहर झांक रहा था। लंबे बाल, काली बड़ी बड़ी आंखें, सुडोल बदन, वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी और मुझे एक तक देख रही थी जैसे पूछ रही हो मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे जैसे ही एहसास हुआ कि वह मेरी तरफ ही देख रही है और मैं उसे बस खुले मुंह से भूखों की तरह देखे जा रहा हूँ, तो मैं झेप गया और दूसरी तरफ देखते हुए बोला चारो तुम दाल खाती हो ना, मैं तड़का लगा रहा हूँ, फिर रोटी डाल लेंगे। मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। चारों ने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया और बोली अरे सर आप क्यों लाइए, मैं बना देती हूँ ना खाना, और चाकू मेरे हाथ से छीन लिया। उसकी छुअन ने मेरे शरीर में आग लगा दी और मैं बिना कुछ कहे एक तरफ बैठ गया। चारू बोली आप चिंता ना करें सर, मेरी माँ ने मुझे खाना अच्छे से बनाना सिखाया है। मैं मुस्कुरा दिया। खाना बनाते और खाते हमने बहुत सारी बातें की। मुझे आज पता चला चारू इतनी प्यारी पर बहुत सारी बातें करती है, वरना आज से पहले वह आती पढ़ती और चली जाती। ऐसे ही हमने बहुत सारी बातें की, खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने चले गए। बाहर से बारिश और बिजली के कड़कने की आवाज आ रही थी। लगता था बाहर तूफान आया है, लेकिन वह तूफान मेरे अंदर उठने वाले तूफान से थोड़ा कम ही होगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे रह रहकर चारू की याद आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी उठकर जाऊं उसके पास, उसे अपनी बाहों में भरकर उसे खूब सारा प्यार करूं, पर मुझमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आए। मुझे पता था ये चारू ही है क्योंकि घर पर और कोई है ही नहीं। मैंने झट से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही चारू मेरे सीने से चिपक गई और बोली सर मुझे अंधेरे से डर लगता है, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, तुम एक तरफ सो जाओ। मैंने चारू को बेड पर एक तरफ इशारा करते हुए कहा। वह एक तरफ लेट गई, मैं भी दरवाजा बंद करके वहीं दूसरी तरफ लेट गया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से चारू उस नाइट सूट में कुछ इस तरह बेशुद्ध बेड पर पड़ी थी कि जी चाह रहा था उसे बस देखता रहूं। बाहर एकदम बिजली कड़की जिससे डरकर चारू की आंख खुल गई। दोबारा बिजली कड़कने पर वो डरकर लेटे लेटे ही आकर मेरे सीने से चिपक गई। मैंने पूछा चारू यह क्या कर रही हो? उसने कहा सर मुझे बिजली कड़कने पर बहुत डर लगता है, मुझे ऐसे ही सोने दो। मैं आगे कुछ नहीं बोल पाया, बस अपने कंबल में उसे छुपा लिया। बहुत देर तक उसे मैंने ऐसे ही अपने सीने से चिपकाए रखा। फिर मुझे एहसास हुआ जैसे उसकी आंखें खुली हो। मैंने थोड़ा नीचे देखा तो वो मेरे सीने के बालों को निहार रही थी। मैंने उससे पूछा चारो अभी ठीक हो? उसने कहा तो कुछ नहीं, बल्कि अपने दोनों हाथों से मुझे और जोर से अपनी खींचकर भींच लिया। अब इसके बाद मैं भी अपने ऊपर कंट्रोल न रख सका। मैंने भी उसे पूरी तरह अपनी बाहों में छुपा लिया और उसे से पूछा चारू तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा भी पसंद हूँ? जवाब में उसने अपने दोनों होठ मेरे सीने से चिपका दिए। मुझे नशा सा छा गया, मेरे हाथ अपने आप ही चलने लगे और ऐसा नहीं चारू को अच्छा नहीं लग रहा था। वह मेरा पूरा साथ दे रही, उसकी गर्म सांसें मुझे और बेचैन कर रही थी। उस कड़कती रात में बाहर का मौसम बहुत सर्द था, लेकिन अंदर तो जैसे आग लगी हुई थी। अब मैं और कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरे हाथ तेजी से मेरे और चारू के बीच की हर बाधा को एक करके खोल रहे थे और दूर फेंक रहे थे। मात्र 2 मिनट में हम दोनों एक दूसरे को इतने करीब से महसूस कर पा रहे थे जैसे कि पति पत्नी करते हैं। मेरे ज्यादा जोर लगाने पर चारू की चीख निकल गई तो मैंने अपने आप को संभाला और स्पीड थोड़ी धीमी कर दी। जब मुझे लगा चारू पूरी तरह इसमें डूब चुकी है, उसे भी आनंद आने लगा है, तब मैं अपनी मन मर्जी करने लगा। चारू उसी अवस्था में बोली सर आप मुझे पहले दिन से पसंद थे, पर डर और झिझक के कारण मैं कभी आपको बता नहीं पाए। उसकी यह बातें मुझे और भी भड़का रही थी। इसके बाद चारू कुछ न बोल सकी, बस उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। कुछ ही देर में उसके हाथों की पकड़ ढीली हुई और वह शांत हो गई। उसके 2 मिनट बाद ही मैं भी आंध के अथाह सागर में डूब गया। वह क्षण मुझे जिंदगी जीने का मतलब बस यही लगा। हम कुछ देर उसी अवस्था में रहने के बाद फिर उसी कंबल में आ गए। उसके बाद कई बार कमरे में तूफान आया और गया। हम
सोते फिर आंख खुलती फिर सोते और इसी तरह सुबह हो गई। मुझे सुबह उठकर शर्मिंदगी हो रही थी। चारू भी मुझसे आंख नहीं मिला पा रही थी। उसे चलने में भी थोड़ी परेशानी हो रही थी। उसके पापा आए और वह चली गई मुझसे बिना कुछ कहे और फिर कभी नहीं आई। मैं उससे मिलने के लिए तड़प रहा था। जब वह 2 दिन तक नहीं आई तो मैं उसके घर गया तो पता चला वह पढ़ने के लिए दिल्ली चली गई है। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने सोचा अगर पसंद नहीं था तो बता देती, मैं क्यों आगे बढ़ता। मैं उदास हो गया लेकिन कर भी कुछ नहीं सकता था। कुछ दिन यूं ही बीतने के बाद मैं अपनी पढ़ाई में मन लगाने लगा। मैंने ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिया। कई सालों की मेहनत के बाद मुझे एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। समय बीतता गया। पूरे 5 साल बाद एक दिन जब मैं कॉलेज के गेट पर पहुंचा तो मैंने अपनी गाड़ी से बाहर देखा। गेट पर एक जाना पहचाना सा चेहरा खड़ा था। थोड़ा पास जाकर देखा तो यह चारू ही थी। उसने हमारे ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को बोला। मैं उतरकर चारू के पास गया। वो अचानक मुझे देखकर चौंक गई। जब वो मुझे देखकर जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, चारू तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें मैंने कहाँ नहीं ढूंढा। अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा था तो तुम मुझे बता सकती थी। ऐसे जाने की क्या जरूरत थी? उस रात जो हुआ उसे करने के बाद मुझे भी बहुत शर्मिंदगी थी और मैं समझ सकता हूँ कि तुम भी परेशान ही होगी। अगर ऐसी कोई बात थी तो कम से कम बताकर तो जाती। चारू ने अपना सर उठाया और कहा, नहीं सर, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मैं आपको प्यार करती थी और जो भी हुआ हमारी दोनों की मर्जी से हुआ। मैंने पूछा, अगर प्यार था तो भागी क्यों? भागी नहीं थी सर, पर उस वक्त मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाई। मैं डर गई थी कि अगर पापा को पता चला तो क्या होगा, बस इसीलिए यहाँ से चली गई। वहां जाकर पता चला मैं आपको कितना चाहती हूं, पर देर हो चुकी थी। तो क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? मैंने बिना देर किए उससे पूछा। मैं एक बार चारू को खो चुका था, दोबारा नहीं खोना चाहता था। चारू नीचे देखने लगी। मैं समझ गया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से हमारी शादी की बात करूंगा। अभी चलो बताओ तुमने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है? तुम्हें छोड़ देता हूँ। चारू बोली, सर मैंने कहीं एडमिशन नहीं लिया, मैं बस आपसे ही मिलने आई थी। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैं दिल्ली के ही एक स्कूल में टीचर हूँ। घर आई थी तो सोचा आपको एक बार देख लूं। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। आज मेरी बरसों की मन्नत और इंतजार का फल मेरे सामने खड़ा था। इसके 2 दिन बाद मैं और मेरी माँ चारू का रिश्ता लेकर उसके घर आए। उसके पापा मुझे देखते ही पहचान गए और अंदर ले गए। जब उन्हें पता चला मैं एक सरकारी प्रोफेसर हूँ तो उन्होंने झट से हाँ कर दिया और ठीक 1 महीने बाद चारू मेरी दुल्हन बनकर उसी बेड पर बैठी थी जहां हमने सालों पहले एक दूसरे को पति पत्नी का हक दिया था। और आज मेरे पास पूरा अधिकार था कि मैं चारू को पत्नी का सुख दे सकूं।